Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 3rd of March 2026. तो गाइज आज है तारीख 3 मार्च 2026 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो सभी करंट अफेयर्स आपको एक ही सेशन में मिल जाएंगे और वो भी बिल्कुल सुबह 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 6 बजे डेली बेसिस पे ये वीडियो अपलोड होता है। मेक श्योर करें जितने भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। यहाँ पर हम 3 मेजर सोर्सेज पे फोकस करेंगे, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। तीनों के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है या दूसरे और रेलिवेंट सोर्सेज होंगे वो भी इसके अंदर में ऐड अप करे जाएंगे। तो जितने भी लोग यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आपके लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान से हर एक चीज़ों को सुनते चलना, ठीक है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो भी करवाऊंगा। साथ ही साथ में दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाऊंगा। हर एक आर्टिकल के साथ में छोटे छोटे प्रश्न मिलेंगे ताकि आप चीज़ों को याद रख सकें। तो उन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। आर्टिकल पढ़ लिया, प्रश्न का उत्तर दीजिए, आगे बढ़िए, सेकंड आर्टिकल पढ़िए, फिर उसके बाद अगेन क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर आगे बढ़िए। चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी करें। लेकिन सबसे पहले अगर आप लोगों को ये वाला पीडीएफ चाहिए, आपके सामने जो एग्जैक्टली ये पीडीएफ नजर आ रहा है, ठीक है, एक सुंदर सा पीडीएफ जिसके अंदर में हर एक चीज़ है। कुछ इंपॉर्टेंट फोटोज चाहिए, इंपॉर्टेंट डिटेल चाहिए, हर एक चीज़ इसके अंदर में शामिल है। ये पीडीएफ आपको मिल जाता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में। करना क्या है, आप लोगों को जाना है टेलीग्राम पर और उसके बाद में सिंपली जाकर वहां पर लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। ये वाला टेलीग्राम चैनल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। कल एक ऐसा ही हम लोगों ने मजाकिया वीडियो थोड़ा सा शेयर किया था। उसके अलावा आप देखोगे तो चैनल के ऊपर में कल के लेक्चर के पीडीएफ, 2 मार्च के जो टॉप इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, ठीक है, उसका पीडीएफ आपको देखने को मिल जाता है। ये अपलोड हुआ है। फिर हमने द हिंदू का एनालिसिस किया था क्योंकि 2 सेशन डेली बेसिस पे इस चैनल पे अपलोड होते हैं, उसका पीडीएफ है। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे मिलते रहते हैं न्यूज़पेपर के अंदर में, तो वो भी आपके यहाँ पर लगा देता हूँ और उसके कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। जैसे अभी लकुंदी विलेज चर्चाओं में है जो हमारे पहले आर्टिकल में मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया था, वैसे कल ही। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत कुछ मिलता है इस चैनल पर, जाकर इसको ज्वाइन कर लेना। दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। बहुत सारे फेक चैनल्स भी मिलेंगे, आपने करना क्या है इसको चेक कर लेना। जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 75,969 मेंबर्स इसमें जुड़ चुके हैं, ठीक है। और धीरे धीरे करके इसमें मेंबर्स अभी के समय पर बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि उनको कंटेंट वहां पर सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है। चलिए दोस्तों आगे आते हैं और अब बिना कोई देरी करे अपने सेशन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। पहला आर्टिकल जो है ये हमारा जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप मेडिवल हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ोगे। आगे भी आज हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं। तो पहला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रेजेंट है। आर्टिकल कहता है हाउ डिस्कवरी ऑफ अ पॉट ऑफ गोल्ड एंथ्यूज्ड अ कर्नाटका विलेज अबाउट इट्स नेग्लेक्टेड हेरिटेज। कर्नाटका का एक इंपॉर्टेंट विलेज है, एक इंपॉर्टेंट गांव है। जिस गांव के बारे में हम बात करेंगे उस गांव का नाम है लकुंदी गांव। इस गांव में दोस्तों एक मंदिर है प्रेजेंट, प्लीज याद रखिएगा क्योंकि यूपीएससी डायरेक्टली पूछ लेता है कुछ मंदिर को लेकर। ये मंदिर न्यूज़ में तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपको याद रखना है जो मंदिर है श्री कोटे वीरभद्रेश्वरा टेम्पल। ये टेम्पल लकुंदी में ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस मंदिर के सामने भी एक्सकेवेशन किया गया है, आप देख पाओगे कुछ खुदाई वगैरह की गई है। फिर आप कह सकते हैं कि जब ये खुदाई करा गया तो यहाँ पर एक मटका मिला, पॉट मिला, और पॉट के अंदर में क्या मिला है, बहुत सारा गोल्ड मिला है, सोना मिला है। ये देखिए दोस्तों, ये पॉट मिला है, कोई फैमिली थी आगे घर बनवा रही थी, खुदाई की थी, तो यहाँ पर पॉट मिला, उसमें बहुत सारा गोल्ड मिला। इसलिए यहाँ पे पॉट ऑफ गोल्ड की डिस्कवरी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। कहाँ पर ये डिस्कवरी हुई है, कर्नाटका के गाँव में, ठीक है। कर्नाटका का विलेज है, प्लीज इस बात को नोट कर लीजिएगा। उस विलेज का नाम है लकुंदी विलेज। लेकिन इस गोल्ड के बारे में जब रिसर्च की गई पाया गया कि ये बहुत ही ज्यादा पुराना है, जो हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ समझा सकता है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि लकुंदी गांव जो है, ये गांव अपने आप में ही एक नेग्लेक्टेड हेरिटेज है, एक ऐसा धरोहर जिसको कई बार नजरअंदाज कर दिया है। यहां पर इतिहास की बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। एक बार घर घर जाके वहां से जो बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स है, जो लोगों के पास में सामान है, वो जमा किया गया था ताकि हिस्टोरिकल बेसिस पे हम उसके इंपॉर्टेंस को समझें, हम इतिहास के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी निकाल सकें, ठीक है। तो इसी वजह से न्यूज में है क्योंकि रिसेंटली पॉट ऑफ गोल्ड की यहां पे डिस्कवरी हुई है। तो आगे मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा, लेकिन इस आर्टिकल में 3-4 फैक्ट्स है जो आपके लिए अलग से नोट में प्रिपेयर करके दिए गए हैं। ये तो आर्टिकल लगा दिया है एज अ सोर्स ताकि आपको दिख जाए कि हम कहां से टॉपिक पढ़ रहे हैं। देन आर्टिकल लकुंदी विलेज के बारे में बात करता है, जो मैंने आपको बताया। ये विलेज कहां पर है दोस्तों, गदग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के अंदर में प्रेजेंट है। कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है गदग, यहीं पर इसी डिस्ट्रिक्ट में ये गांव है
जहां की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो गांव है दोस्तों, ये हम्पी से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस गांव में जो ये मंदिर जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया, श्री कोटे वीरभद्रेश्वरा टेम्पल, इस टेम्पल को भी यूनेस्को साइट में ऐड करने की बात की गई थी एक समय पर। वो भी आर्टिकल छपा था हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में ही। एक सेकेंड, वो आर्टिकल लाया नहीं हूं क्या? लाया तो होना चाहिए यार। हाँ, ये है। तो ये देखिए दोस्तों, ये कल मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर करके समझाया भी था इसके बारे में कि जो नियोलिथिक रेलिक्स हैं, कुछ अवशेष लकुंदी एक्सकेवेशन के दौरान यहां पर पाए गए हैं। और वो सारे के सारे अवशेषों को लेकर जोर लगाया जा रहा है कि भाई उसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में कवर किया जा सके, स्पेशली उस मंदिर से रिलेटेड जिस मंदिर के बारे में अभी हम लोगों ने यहां पर ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन है वो किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो विलेज है ना, लकुंदी विलेज, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली माना जाता है ये बहुत ही ज्यादा रिच है। इसका हेरिटेज यानी यहां पर जो धरोहर है वो लंबे दशकों से रहे हैं। हमने कई बार इसको इग्नोर कर दिया है, हम इसके इंपॉर्टेंस को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाए। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों ये गांव जो है अपने आप में अद्भुत है। अद्भुत इसलिए क्योंकि यहां पर बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे जैन बसडीज हैं। जैन बसडीज की मतलब जैन मंदिर की बात हो रही है, जैन टेम्पल्स हैं और स्टेप वेल्स हैं। वो कुएं जो सीढ़ियां उतर के यहां पर नीचे जाना पड़ता है, वो वाले ढेर सारे कुएं यहां पर प्रेजेंट हैं, समझे? और अभी इसी दौरान क्या मिला है, यहां पर पॉट ऑफ गोल्ड की डिस्कवरी की गई है। पॉट ऑफ गोल्ड की डिस्कवरी, और ये डिस्कवरी हुई थी वैसे 10 जनवरी को। 14 साल का एक स्टूडेंट है, नाम है प्रज्वल रिति। इसको यहां पर ये पूरा मटका मिलता है जिसमें गोल्ड के कॉइन्स भरे थे, सोने के सिक्के थे, चूड़ियां थी, ऑर्नामेंट्स थे। इसका टोटल वजन देखेंगे तो भाई साहब 466 ग्राम्स के हिसाब से इसका टोटल वेट था। लेकिन ये सारा का सारा सामान इन लोगों ने हैंड ओवर कर दिया डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी को, म्यूजियम को, हेरिटेज को। तो जो, क्योंकि नियम भी ऐसा है हमारे पास में, नियम यही कहता है कि भाई इस प्रकार से कोई ऐतिहासिक खजाना किसी को मिलता है तो वो अगर देगा, यानी कि वो जमा कर देगा, डिपार्टमेंट को इसके बारे में जानकारी देगा, तो डिपार्टमेंट यहां पर उस व्यक्ति को या उसके परिवार को उस ट्रेजर का हाफ वैल्यू देगी। तो गवर्नमेंट ने यहां पर भी जो परिवार जिसको ये मिला है, क्योंकि ये अपने घर बनवा रहे थे, खुदाई चल रही थी, तो उस दौरान यहां पर इनको ये पॉट मिला। जब ये डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी को देते हैं तो सरकार ने ऑलरेडी इनको 5 लाख रुपए दे दिए हैं। उसके अलावा जमीन और हाउस के लिए कुछ और एक्स्ट्रा सपोर्ट देने की यहां पर बात गवर्नमेंट ने करी है। ठीक है, तो आप समझ रही है डिस्कवरी ऑलरेडी अपने आप में कितना सारा इंटरेस्ट जगा देती है लकुंदी विलेज को लेकर, है ना? कि भाई इसके इंपॉर्टेंस को समझे, इसके इतिहास को समझे, क्योंकि बहुत पुराना यहां पर ये ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स हमको लग रहे हैं। तो ये 2-3 फैक्ट्स तो आपको याद रखने हैं। अच्छा, एक बात और है दोस्त, लकुंदी गांव की जब बात आती है तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से लकुंदी को कर्म भूमि बोला जाता है ऑफ क्वीन अतिमबे। तो एक महारानी है अतिमबे, अतिमबे, ठीक है, माफी चाहता हूं प्रोनाउंसिएशन के लिए। तो इनकी कर्म भूमि कहा जाता है लकुंदी को। अब ये जो महारानी है ये स्पेशल तौर पे जैनिज्म की फॉलोवर रह चुकी हैं, अपने फिलेंथ्रोपिक वर्क्स के लिए यहां पर ये जानी जाती हैं। तो इनकी कर्म भूमि की तरह इसको कंसीडर भी किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोगों से प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अब बात आती है हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की। इसका ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस क्या है? ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस यही है दोस्तों कि जो लकुंदी है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड और कल्चरल सेंटर हुआ करता था एक जमाने में। कौन सा जमाना? 10th से लेकर 13th सेंचुरी एडी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एडी कह लो या सीई कह लो, कॉमन एरा कह लो या एनो डोमिनी कह लो इसको। ठीक है, तो 10th से लेकर 13th सेंचुरी के समय पर यह ट्रेड और कल्चरल सेंटर हुआ करता था। उस समय पर कल्याणी चालुक्यास रूल कर रहे थे, राष्ट्रकूटास का यहां पर रूल चल रहा था। तो उसी दौरान की यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं। यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने जैसे बोला, बहुत सारे मंदिर भी देखने को मिलते हैं। और कह सकते हैं कि मंदिर के अलावा 50 से ज़्यादा मंदिर यहाँ पर फाइंड आउट करे गए। 101 से ज़्यादा स्टेप वेल्स हैं, ऐसे कुएं जो सीढ़ियों से उतर के नीचे जाना पड़ता है, उनको कल्याणीज कहा जाता है। और यहाँ पे जितने भी मंदिर पाए जाते हैं उसमें एक वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट टेम्पल जिसमें जैन महावीर टेम्पल भी प्रेजेंट है। एक बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर के साथ में जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है वो भी हमको देखने को मिल जाता है। ये इसके बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। लकुंदी टेम्पल्स की यहाँ पर बात हो रही है और लकुंदी के मंदिर्स को यूनेस्को के अंदर में, जैसे मैंने आपको बोला, इसको एक धरोहर का रिकग्निशन मिलना चाहिए, उसके लिए भी बात हो रही है। बाकी जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि ये जो लकुंदी गांव है ट्रेड और कल्चर सेंटर के लिए जाना जाता था। किस दौरान? कल्याणी चालुक्यास रूल कर रहे थे, राष्ट्रकूटास का रूल चल रहा था, होयसलास का रूल हुआ, विजयनगर एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ, उस दौरान की बात हो रही है।
तो इस गांव में ढेर सारे मंदिर बनते चले गए, न्यूमरस टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, न्यूमरस जैन टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, स्टेप वेल्स हमको देखने को मिलेंगे। तो यह रीजन अपने आप में ह्यूमन हैबिटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह हुआ करता था सिंस नियोलिथिक पीरियड, यानी आज से 12,000 साल से लेकर 4,000 साल पहले तक की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां से कुछ भी मिलना अपने आप में हमें एक नई जानकारी देगा। तो इसके लिए यहां पर एक्सकेवेशन कई बार करे गए, अलग अलग टाइम पीरियड में खोज की गई है, खुदाई की गई है, बड़े बड़े एविडेंसेस, बड़े बड़े सबूत यहां से मिले। 10 अंडरग्राउंड टेम्पल्स के साइन मिले, पॉटरीज मिली, इंस्क्रिप्शन, पिलर्स, रेलिक्स, तमाम ढेर सारी चीजें यहां से मिली हैं दोस्तों, भर भर के चीजें मिली हैं। फिर अभी एक बहुत बड़ा क्लेम पता है किया जाता है लकुंदी विलेज को लेकर। एक बहुत बड़ा क्लेम क्या है, कुछ लोगों का मानना है कि जो ये रियल लकुंदी टाउन है, ये लगभग ग्राउंड के अंदर 6 फीट के अंदर अभी भी दबा हुआ है। रियल टाउन जमीन के नीचे 6 फीट के अंदर में दबा हुआ है, ऐसा यहां पर अनुमान है, एक माना जाता है। आई होप आपको यहां पर एक क्लैरिटी मिल चुकी है। तो जो भी बातें बताई हैं इसमें वही जो 5 चीजें बताई हैं उन 5 फैक्ट्स के ऊपर में ध्यान रखना। लकुंदी कहां पर है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन, टेम्पल्स और जैन बसडीज और स्टेप वेल्स के लिए जाना जाता है, और ये इसका टाइम पीरियड 10th से लेकर 13th सेंचुरी के बीच में ये कल्चरल और ट्रेड सेंटर की तरह फ्लरिश हुआ। उस समय पर बहुत सारे एम्पायर्स यहां पर आए गए। ठीक है, ये 3-4 चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनेशन में यूपीएससी भी इसी प्रकार से सवाल पूछ सकता है। एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए लगाया है, आंसर छिपा नहीं पाया हूं, कोई बात नहीं, लेकिन अगले आर्टिकल से आपको आंसर्स नहीं दिखेंगे, तो आंसर्स आपको देने हैं हर एक आर्टिकल के साथ में। ये आपको मैं डेमो दे रहा हूं कि हर एक आर्टिकल के साथ क्वेश्चन मिलेगा, उसके आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। सभी लोगों को अटेम्प्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करना, मुझे इससे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा कि हाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हूँगा आपके लिए, और भी बहुत बेटर तरीके से चीज़ों को प्रोवाइड करवाने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, लकुंदी जो रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है ड्यू टू आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज, आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी की वजह से खबरों में देखने को मिला, ये कौन से राज्य में सिचुएटेड है या लोकेटेड है, तो ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यहां पर ये अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ आते हैं। अगला आर्टिकल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट आउलेट के बारे में बात कर रहे हैं। आपने उल्लुओं के बारे में पढ़ा है, आप कहते होंगे हाँ पढ़ा तो है। उल्लू के बारे में सबसे पहली बात आपको यही ध्यान आती है, रात में जागते हैं दिन में सोते हैं, लेकिन उल्लू की प्रजाति में ये ऐसी प्रजाति है जो रात में सो जाता है, ये दिन में जागता है। ठीक है, तो ये उल्टा यहां पर है, थोड़ा सा अलग है। और सबसे पहली बात दोस्तों, न्यूज में रहने का रीजन बहुत स्ट्रांग है। रीजन ये इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 113 साल बाद ये फॉरेस्ट आउलेट नजर आया है, दिखाई दिया है। इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल थोड़ा डिटेल में था तो मैंने ये वाला आर्टिकल लगा लिया, तमाम जगहों पे ये कवर हो रहा है। तो जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहा होगा उसकी नज़र में भी ये फॉरेस्ट आउलेट होगा। ठीक है, तो बताऊंगा बहुत ही ज़्यादा विस्तार से, आगे आते हैं समझते हैं। वेट, हाँ तो दोस्तों यहाँ पर ये आर्टिकल है, फॉरेस्ट आउलेट के बारे में बात कर रहा है। तो आइए बात करते हैं कि न्यूज़ में क्यों है, ये आपने आर्टिकल देख लिया है। मध्य प्रदेश कुनो नेशनल पार्क 113 साल बाद ये नज़र आया है। फॉरेस्ट आउलेट की जब बात आती है तो इसमें खास बात मैंने आप लोगों को बताया कि इसका जो मेन जो स्पेशल फीचर है वो क्या देखने को मिलता है। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर और यूनिक एंडेमिक बर्ड स्पीशी है भारत की, यानी ये भारत के अंदर ही पाई जाती है केवल, वो भी कुछ स्पेसिफिक रीजन में। और वो कौन सा रीजन है, वो है सेंट्रल इंडिया। नोट कर लेना, ये बात है नोट करने वाली कि यहां पर पहला पॉइंट क्या है कि फॉरेस्ट आउलेट भारत के सेंट्रल इंडिया के अंदर में एंडेमिक स्पीशी है, सेंट्रल इंडिया में ही ये ज़्यादातर देखने को मिल जाती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सेंट्रल इंडिया में कौन कौन से मेजर स्टेट्स हमको देखने को मिल जाते हैं, तो उसमें हमें ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये वो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जहां जहां पर ये पाई जाती है। अब स्टेट्स नहीं पूछेगा क्योंकि एक स्पेसिफिक रीजन दिया गया है सेंट्रल इंडिया, तो सेंट्रल इंडिया पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और अभी हमने देखा मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में भी ये जो स्पीशी है वो नजर आई है। इसके फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला जो फिजिकल फीचर है, छोटे साइज का यहाँ पर ये आउलेट यानी ये जो उल्लू है वो देखने को मिलेगा। फोटो आप लोगों ने एग्जैक्टली यहाँ पर इस उल्लू का देख लिया है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये जो उल्लू है ये नजर आता है। थंबनेल में भी हम लोगों ने इसका फोटो लगा रखा है। अब ये है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, कि ये जो फॉरेस्ट आउलेट है ये डायर्नल होता है, एक्टिव ड्यूरिंग द डे। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आगे लिख दिया है। कहने का मतलब पता है क्या है,
पूछ सकता है आप लोगों से, क्या सारे के सारे आउल, जितने भी आउल की स्पीशीज होती हैं, क्या वो डायरनल होती हैं? ठीक है, ये पूछ सकता है। या फिर वो कह सकते हैं कि जो नॉक्टर्नल होती हैं, नॉक्टर्नल मतलब जो रात में जागती हैं। ठीक है, तो सारी आउल की स्पीशीज नॉक्टर्नल होती हैं, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है फॉरेस्ट आउलेट स्पीशी एक डायरनल स्पीशी है, क्योंकि ज़्यादातर आउल की प्रजाति जो होती है वो नॉक्टर्नल होती हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जो रात में जागती हैं, दिन में सोती हैं। ये अपना दिन में एक्टिव रहता है, रात में आराम से सो जाता है। ठीक है, तो खासकर इसकी जो डाइट है, यानी कि जो हम जिस आउल की बात कर रहे हैं, इसकी जो फॉरेस्ट आउलेट की मेन डाइट है वो है रोडेंट्स, रेप्टाइल, इंसेक्ट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अब जो एक खास बात है, यानी तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, बता देता हूं मैं कि याद क्या रखना है। याद रखने वाला पॉइंट है कंजर्वेशन स्टेटस, आईयूसीएन रेड लिस्ट। आईयूसीएन के अंदर में दोस्तों आपको ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में प्रजाति देखने को मिलेगी। एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया, यानी कि थोड़ा खतरा है इस प्रजाति को। साइट्स के अंदर में अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, एक इंटरनेशनल प्रोटेक्शन दी गई है कि इस जानवर का किसी प्रकार से कोई व्यापार नहीं हो सकता। फिर बाद में एट द लास्ट आपको छोटे छोटे रिविजन पॉइंटर्स दिए गए हैं, ताकि आप इसको अच्छे से आराम से रिवाइज कर सकें कि फॉरेस्ट आउटलेट क्या है, उसके अलावा यहाँ पर ये कहाँ कहाँ पर सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन वाले स्टेट्स की हम लोगों ने बात की, इसका यूनिक फीचर डायरनल आउल है, हंट्स ड्यूरिंग द डे, जो हम लोगों ने यहाँ पर समझा। बाकी एट द लास्ट इज कंजर्वेशन स्टेटस, एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, साइट्स अपेंडिक्स 1 में कवर किया गया है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। अब क्योंकि हम लोगों ने आर्टिकल डिस्कस किया, तो आप लोगों से छोटा सा प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो क्वेश्चन नंबर 1, उसका आंसर लिख देना। ठीक है, प्रश्न यह है, द फॉरेस्ट आउटलेट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एंडेमिक टू विच रीजन? ये फॉरेस्ट आउटलेट कौन से रीजन में पाया जाता है, या भारत में कौन से रीजन में एंडेमिक है कि वहीं पर देखने को मिलता है? वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालय, सेंट्रल इंडिया, या फिर सुंदरबंस? चलिए कमेंट करो इसका सही उत्तर। अब खास बात यह है कि आज एक और स्पीशी न्यूज में है। हाँ, एक और स्पीशी जिसका नाम है दोस्तों गिचक नकना। थोड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन याद रखना जरूरी है। एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, और एग्जाम्पल यहां पर है गोल्डन महासीर का। गोल्डन महासीर को लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि ये गोल्डन महासीर क्या है, ये फिश की स्पीशी थी, सवाल पूछ लिया गया क्योंकि न्यूज में थी। और वो आर्टिकल दोस्तों इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट में छपा था। इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट की जो स्पीशीज होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैं आपको 5 से 6 प्रश्न ऐसे दिखा सकता हूं जो इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट वाले पेपर से यहां पर बना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो अभी एक जो चर्चाओं में है, एक बहुत बड़ी प्रजाति जिसका नाम है गेचक नकाना। गेचक नचाना नकाना जो है अगेन एक फिश की स्पीशी है, लेकिन ये भी बहुत रेयर है। ये जो मछली की प्रजाति है, ये ग्राउंड वाटर ड्वेलिंग फिश है, जो समुद्र में बहुत गहराई में जाकर यहां पर मिलती है। तो रिसेंटली एक नई प्रजाति डिस्कवर की गई है, नाम है इसका गेचक नकाना। ये कहां पे डिस्कवर की गई है? असम में डिस्कवर की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ लेगा कि रिसेंटली गेचक नकाना चर्चाओं में था, ये क्या है? तो ये ग्राउंड वाटर फिश है। ठीक है, समझ गए? तो नई डिस्कवर्ड ग्राउंड वाटर फिश, जिसके बारे में हमको नई नई जानकारी भी मिल रही है। कहां पे डिस्कवर की गई है? असम के अंदर में ये डिस्कवर की गई है। चलिए, इसका मेन फीचर यही है कि अंडरग्राउंड वाटर में ये मिलती है, बहुत ही ज़्यादा डीपली जाकर यहाँ पर मिलती है। जो पानी प्रेजेंट है ज़मीन के नीचे भी, इवन जो एक्विफर्स होता है उसमें जो पानी प्रेजेंट है, वहाँ पर ये मछली पाई जाती है। इस मछली की एनाटॉमी को देखोगे तो एक स्पेशल फीचर है। जैसे दूसरे जानवर या इंसान का जो दिमाग होता है, वो किससे कवर होता है? एक खोपड़ी से, हड्डी के ढांचे से, जिसको हम लोग स्कल कहते हैं। लेकिन इस मछली का जो दिमाग कवर है वो केवल स्किन से कवर है। द ब्रेन ऑफ द गेचक नकाना इज कवर्ड ओनली बाय द स्किन। केवल स्किन से कवर है ऊपर ऊपर से। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये एक रेयर पॉइंट है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ये कहाँ पे रहती है? ग्राउंड वाटर में, जो जमीन के नीचे पानी मिलता है, जमीन के नीचे एक्विफर्स में जो पानी मिलता है वहां पर ये रहती है। बिल्कुल डार्क एरिया है, न्यूट्रिशन वगैरह की वहां पर कमी है, ऐसे एक्सेस में यहाँ पर ये सर्वाइव कर जाती है। तो बहुत ही रेयर स्पीशी है भाई, इसलिए गेचक नकाना के बारे में पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ऐसी वैसे ग्राउंड वाटर फिश बहुत सारी हैं, ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हमारे पास में पाई जाती हैं, लेकिन गेचक नकाना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा रेयर स्पीशी मानी गई है। बाकी ये छोटे छोटे रिविजन पॉइंटर्स हैं जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में कोई भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाए, आप लोग रेडी हैं उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट है, जरा इसका आंसर फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोगों ने लिखना है। प्रश्न यह है कि गेचक नकाना रिसेंटली डिस्कवर्ड इन इंडिया इज अ स्पीशी ऑफ
ये गिचक नकाना जो हाल ही में डिस्कवर की गई है भारत में, ये किस चीज़ की प्रजाति है? क्या ये केव एम्फीबियन है, क्या ये ग्राउंड वाटर फिश है, क्या ये फ्रेश वाटर टर्टल है, या फिर मैरीन इनवर्टिब्रेट है? चलिए फटाफट इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में भर दीजिए, ज़रूरी है। अगला आर्टिकल इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, और फिर से हम लोग यहाँ पर आज हिस्ट्री की बात करने वाले हैं। तो आज का सेशन प्रोमिनेंटली जीएस पेपर नंबर 1 और जीएस पेपर नंबर 3 डोमिनेट कर रहा है, एनवायरमेंट सेक्शन और हिस्ट्री सेक्शन। तो अभी यहाँ पर एक डायनेस्टी चर्चाओं में जिसका नाम है यादव डायनेस्टी। यूपीएससी ने साल 2023 में यादव डायनेस्टी को लेकर प्रश्न पूछा हुआ है, चाहो तो चेक कर लो। होयसला डायनेस्टी के बारे में भी क्वेश्चन बन चुका है। आज से कुछ दिनों पहले मैंने आपको इन डायनेस्टी के बारे में ऑलरेडी पढ़ा भी दिया है, शायद आपको याद आ रहा होगा। चलिए बात करते हैं अभी यादव डायनेस्टी क्यों चर्चाओं में। रीजन यह है दोस्तों, मिडेवल पीरियड के समय पर जब यादव एरा की बात हो रही है, तो उस दौरान मंदिर से जो बहुत सारे पिलर्स वगैरह हैं वो अभी रिसेंटली डिस्कवर करे गए हैं। कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर में, वेना रिवर के पास में, जो बेसिक तौर पे हमें इसके बारे में और ज़्यादा गहराई से जानने के बारे में इच्छुक करता है। तो आप देख पाओगे इस प्रकार से जो पिलर्स वगैरह हैं वो डिस्कवर करे गए, कुछ नई नई चीज़ें मिली हैं। ठीक है, तो 12th सेंचुरी का मंदिर स्टाइल स्टोन, तो मंदिर के जो पिलर्स हैं 12th सेंचुरी के पिलर्स जो स्पेशली यादव डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, वो रिसेंटली डिस्कवर करे गए महाराष्ट्र के अंदर वेना रिवर के पास में। तो ये अपने आप में हाईलाइट करता है यादवों की लेगेसी को, कि डेक्कन रीजन में किस तरीके से यादव डायनेस्टी यहाँ पर एस्टेब्लिश होती है, एम्पायर खड़ा होता है और बाद में एम्पायर डिक्लाइन भी होता है। ऐसे बहुत सारे एम्पायर्स आए जो खड़े हुए, डिक्लाइन हुए, मुगल एरा शुरू हुआ, डिक्लाइन हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देख पाओगे अंग्रेज आए, फिर 1947 में अंग्रेज से भी आज़ादी मिल जाती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जब 1947 में मिल जाती है आज़ादी, जब मुगल एरा के बाद में यहाँ पर अंग्रेज आए, तो मैंने सोचा 1947 में अंग्रेज आए, ये बोल दिया मैंने। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं यादव डायनेस्टी की। यादव डायनेस्टी को हम स्योना डायनेस्टी भी कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हिस्ट्री के लिए आप अलग से सेपरेटली पढ़ते हैं तो आपका स्टैटिक फैक्ट भी कवर होता चला जा रहा है, स्टैटिक पोर्शन भी कवर होता चला जा रहा है करंट अफेयर्स के साथ। इसको स्योना डायनेस्टी कहते हैं। ये 12th से लेकर 14th सेंचुरी के समय पर रूल करता है सेंट्रल और डेक्कन इंडिया में। भारत का बीच वाला हिस्सा और हल्का सा उससे निचला वाला जो पोर्शन है दोस्तों, वहां पर यादव डायनेस्टी उभरती है और डिक्लाइन भी होती है। ठीक है, इनकी जो मेजर पावर रही है वो डेक्कन प्लेट्यू वाले हिस्से में रही है। अपने पीक के समय पर जो बिल्कुल ये डायनेस्टी का मेन पीक टाइम पीरियड चल रहा था पूरे यादव किंगडम का, ये किंगडम पूरी तरीके से विस्तार पूर्वक फैल चुका था। फोटो मेरे पास में है, चलो बहुत बढ़िया बात है। फोटो ये है दोस्तों, ये यादव डायनेस्टी की फोटो आपको देखने को मिल जाएगी जो लगातार अपने आप को एक्सपांड कर रहा था। ठीक है, इधर बगल में काकतियाज आपको देखने को मिल जाएंगे, नीचे होयसलाज हैं, चेराज, पांड्याज, ये सब यहाँ पर आपको अलग अलग डायनेस्टीज देखने को मिल जाती हैं। क्लियर हो गया? आगे आता है। तो जब मैंने बताया अपने पीक पर यादव किंगडम एक्सटेंड हुआ, तो ये कितना फैल चुका था? साउथ से लेकर नॉर्थ तक फैल चुका था। साउथ में रिवर तुंगभद्रा और नॉर्थ में रिवर नर्मदा, इनके बीच तक यादव डायनेस्टी फैल चुका था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो आज के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो आज के हिसाब से नीचे से कर्नाटका से लेकर ऊपर बीच में सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश तक यादव डायनेस्टी फैल चुकी थी। और यादव डायनेस्टी की मेन कैपिटल कौन सी है? मेन कैपिटल है देवगिरी। इसको याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, जो करंट समय पर दौलताबाग है, तो इसका ये कैपिटल हुआ करता था। क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ पर जब हम लोग यादव डायनेस्टी की बात करते हैं तो उसका ओरिजिन, इसके राइज, इसके बारे में सेपरेटली बात होती है। यादवास जो है ये सबऑर्डिनेट हुआ करते थे ईस्टर्न चालुक्याज ऑफ कल्याणी के। चालुक्य डायनेस्टी भी साथ ही साथ इवॉल्व हो रही थी, तो चालुक्य डायनेस्टी के सबऑर्डिनेट थे, उनके साथ में वर्क कर रहे थे। लेकिन बाद में दोस्तों ये यादव डायनेस्टी धीरे धीरे करके इंडिपेंडेंट हो जाती है और बहुत ही पावरफुल हो जाती है डेक्कन रीजन में। और इसको पावरफुल करने वाले व्यक्ति या यादव डायनेस्टी को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति या इसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति एक आपको देखने को मिलेंगे जिनका नाम है भिल्लमा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये फाउंडर का नाम याद रखना, भिल्लमा। तो हुआ क्या, भिल्लमा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यादव पावर, यादव डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करने के लिए। ये टाइम पीरियड है 1187 से लेकर 1191 बीसी के समय का। सॉरी बीसी कह रहा हूँ, हाँ बीसी के समय का। चलो आगे आते हैं। सॉरी बीसी बोल रहा हूँ, एडी के समय का यार। ये एक तो इन्होंने सब चेंज कर दिया है, पहले बीसी एडी था, अब सीई, उसके बाद बीसीई कर दिया है। ठीक है, तो ये हम लोग बात कर रहे हैं अभी के समय पर एडी की। एडी बेसिक तौर पे एनो डोमिनी कहा जाता है इसे, है ना। और इसको हम लोग एनो डोमिनी के अलावा इसे कॉमन एरा भी कहते हैं। ठीक है, सीई भी कहते हैं। तो सीई के टाइम पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। चलिए आगे आते हैं।
फिर अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, रोल ऑफ भिल्लमा, जो यहाँ पर बात हो गई। उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि इन्होंने कैपिटल बनाई, कैपिटल का नाम है देवागिरी, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये यादव डायनेस्टी की कैपिटल है। बाद में इसी देवागिरी को दौलताबाग कहा गया एज द कैपिटल। ठीक है, तो यादव डायनेस्टी या सियोना डायनेस्टी के बारे में देखोगे तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं। भिल्लमा 5, इनके थ्रू इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, पहले चालुक्यास के अंडर में ये हुआ करते थे, बाद में ये सोवरन बन गए, अपनी पावर्स खुद आ गई। देवागिरी इज इक्वल्स टू दौलताबाग, यानी देवागिरी को ही बाद में कैपिटल के तौर पे दौलताबाग कहा गया। उसके अलावा आप देख पाओगे इनके बाद जो दूसरे व्यक्ति देखने को मिल जाएंगे वो है सिंघना टू। ये मोस्ट पावरफुल रूलर थे। इन्होंने होयसलाज को हराया, काकतियाज को हराया, पूरे डेक्कन के रीजन के ऊपर में अपना डोमिनेंस बनाने के लिए। फिर उसके बाद में ऐसे ही धीरे धीरे करके बहुत सारे अपडेट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिटरेरी लैंडमार्क्स की बात करेंगे तो लिटरेरी लैंडमार्क्स में भास्कराचार्य, उसके अलावा सरंगदेव और हेमाद्री, ये कुछ लिटरेचर आपको उस समय के देखने को मिल जाते हैं। मराठा की जब बात आती है दोस्तों, मराठी लैंग्वेज की या महाराष्ट्र के थोड़े कल्चर की, तो वो सब यहाँ पर एस्टेब्लिश होता है यादव डायनेस्टी के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद यादव डायनेस्टी का जो डिक्लाइन हुआ था वो डिक्लाइन हुआ था खलजी इन्वेजन की वजह से। दूसरी तरफ खलजी ने इन्वेड किया, ठीक है, आक्रमण किया, जिसके बाद यहाँ पर जो रामचंद्र के पास में यादव डायनेस्टी की डोर थी, रामचंद्र ने बाद में सरेंडर कर दिया 1296 में, और खलजी इन्वेजन के थ्रू यहाँ पर आप कह सकते हो ये यादव डायनेस्टी डिक्लाइन हो जाती है। आई होप आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। ठीक है, तो एक्सपेंशन की बात करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि शुरुआत की गई थी भिल्लमा 5 के थ्रू, लेकिन बाद में सिंघना, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया। सिंघना जो है भिल्लमा के ही ग्रैंडसन हुआ करते थे, एक ग्रेटेस्ट यादव रूलर रहे हैं इस डायनेस्टी के। ये डायनेस्टी ने पूरी तरह से अपना आपको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया था, क्योंकि बहुत सारे अपने अगेंस्ट में जो डायनेस्टीज़ खड़ी थी उनको हराकर पूरे डेक्कन रीजन में इन्होंने रूल अपना इस्टेब्लिश कर लिया था। लेकिन बाद में जो लास्ट रूलर थे यादव डायनेस्टी के वो थे किंग रामचंद्र। 1294 में ये जो किंगडम है वो मतलब पूरा डेक्कन रीजन ये अलाउद्दीन खिलजी ने इन्वेड किया। दिल्ली सल्तनत, ऊपर आप देख पाओगे दिल्ली सल्तनत था, तो अलाउद्दीन खिलजी आया, उसने यहाँ पर यादव डायनेस्टी को पूरी तरह से क्या किया, इन्वेड किया, इस पे आक्रमण किया। फिर यादव डायनेस्टी का यहाँ पर डिक्लाइन शुरू हो गया। जो रामचंद्र यानी कि आखिरी रूलर थे यादव डायनेस्टी के, उनको जेल में डाला गया दिल्ली में। ठीक है, बाद में रिलीज किया गया। फिर उनके बेटे, उनके सक्सेसर की एक बैटल में डेथ हो जाती है। फिर फाइनल तौर पे जो यादव किंगडम है वो पूरी तरह से खिलजी एम्पायर के अंडर में आ गया था 1317 में। तो अगेन हिस्ट्री का एक मेजर चंक, एक मेजर पोर्शन है, थोड़ा सा याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यादव डायनेस्टी के अंदर में जो मराठी कल्चर है इसके डेवलपमेंट की बात होती है, क्योंकि मेन मराठी कल्चर की जो नींव है दोस्तों वो यादव रूल के समय पर ही रखा गया था। बहुत सारे जो एस्पेक्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र का सोशल लाइफ हो गया, ट्रेडिशंस हो गए, वो इवॉल्व हो रहे थे इसी यादव डायनेस्टी के टाइम पीरियड के दौरान। अच्छा, एक बहुत खास बात है जो आपने कुछ याद रखो मत रखो ये तो याद रखना है, एक तो कैपिटल याद रखना है, दूसरा ये याद रखना है, ये क्या है, हेमादपंथी आर्किटेक्चरल स्टाइल। आप देख पाते हैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो बहुत सारे आर्किटेक्चरल स्टाइल पढ़ते हैं कि अलग अलग डायनेस्टीज ने किस किस प्रकार के मंदिर बनवाए, उनका डिजाइन करने का तरीका क्या था। नागरा स्टाइल पढ़ते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल पढ़ते हैं। यहीं पर आप देख पाओगे आता है हेमादपंथी आर्किटेक्चरल स्टाइल। यादव पीरियड के अंदर में जो भी चीज़ें बनाई जा रही थी या मंदिर वगैरह बन रहे थे तो वो हेमादपंथी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बन रहे थे। इसमें मेनली स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता था, स्टोन मैसनरी कंस्ट्रक्शन विदाउट द यूज ऑफ मोटर। कहने का मतलब यह है जैसे आज हम सीमेंट और ईंटे से इस्तेमाल करके बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, है ना, कंक्रीट वगैरह का यूज़ करते हैं, वहाँ पर स्टोन्स को आपस में फंसा कर, ब्लॉक्स से ब्लॉक्स को फंसा कर बनाया जाता था विदाउट द यूज ऑफ मोटर। बिना मोटर का इस्तेमाल करके या बिना सीमेंट का इस्तेमाल करके स्टोन्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता था। मेनली मंदिर, पिलर्स या पब्लिक स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे। कब? हेमादपंथी आर्किटेक्चरल स्टाइल में। तो ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेमादपंथी स्कल्पचर के बारे में आप अपने हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसको कई बार हेमादपंथी भी कहा जाता है। ये एक ऐसा आर्किटेक्चरल स्टाइल आपको देखने को मिलेगा जिसमें यादव डायनेस्टी के अंदर में स्टोन का इस्तेमाल किया गया एक यूनिक टेक्निक के साथ में, समझ रहे हैं, लेकिन मोटर का इस्तेमाल नहीं हुआ, सीमेंट का यूज नहीं हुआ। जैसे आप मतलब आज के ज़माने पे मैं सीमेंट की तरह मतलब मोटर को एज अ सीमेंट कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया, जो मोर्टाइज जॉइंट्स वगैरह थे आपस में जोड़ने की कोशिश की गई है। बहुत सारे मंदिर महाराष्ट्र के अंदर में इसी स्टाइल में बने हैं जिसको हेमादपंथी टेम्पल्स कहा जाता है। इस मंदिर में एक खास चीज़ यहाँ पे हमको नजर आती है, वो क्या है कि इन मंदिर की जो दीवारें हैं वो बनाई जाती हैं स्टार शेप में।
ठीक है, और जिगजैग डिजाइन में, यानी कि इस तरीके से आप देख पाओगे ये मंदिर की जो दीवारें हैं वो बनी हुई हैं। ठीक है, ये देखो, ठीक है, इस तरीके से जिगजैग लाइन में, जिगजैग डिजाइन में मंदिर बने हुए हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने है, वो है औंधा नगंध टेम्पल जो हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। फिर कंदेश्वर टेम्पल जो नासिक में प्रेजेंट है, अम्बरेश्वर टेम्पल जो मुंबई के पास प्रेजेंट है। तो बेसिक तौर पे कुछ मंदिर के एग्जाम्पल हैं। तो इनमें खास बात यही थी कि ज़्यादातर स्टार शेप में या जिगजैग डिज़ाइन में इन मंदिर को बनाया जाता था। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया पूरा का पूरा यादव डायनेस्टी। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने कवर करे हैं। करंट अफेयर्स को स्टैटिक के साथ कवर किया। जब आप स्टैटिक बुक्स पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा कि यार ये सब मैंने पढ़ रखा है। ये फ़ायदा है, इसलिए इस लेक्चर के अंदर में इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। लेकिन जब आप समय के साथ रिवाइज करोगे, रिवीजन पॉइंटर दिए गए हैं, वीकली रिवीजन सेशन भी करेंगे अगर आप लोग कहोगे तो ये चीज़ें रिवाइज भी होती रहेंगी आपको। ठीक है, तो यादव डायनेस्टी के बारे में डिस्कशन हो गया। 12 to 14 सेंचुरी के बीच में यहाँ पर डायनेस्टी एस्टेब्लिश होती है। इसकी मेन कोर कैपिटल है देवागिरी, बाद में इसको दौलताबाग के तौर पर हम लोगों ने फाइंड आउट किया। यादव डायनेस्टी की शुरुआत की गई भिल्लमा के थ्रू, ठीक है, जो हमने समझा। इनके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट रूलर आए वो थे सिंघना, और उसके बाद जो आखिरी रूलर था यादव डायनेस्टी का वो था यहाँ पर रामचंद्र। रामचंद्र बेसिक तौर पे आप कह सकते हैं इनको इन्वेड किया गया अलाउद्दीन खिलजी के थ्रू। फिर यादवास जो है ये दिल्ली सल्तनत की एक ट्राइब्यूटरी बन गई। बाद में फाइनल तौर पर खिलजी एम्पायर पूरी तरह से हर एक चीज़ को कब्जा लेता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप आपको अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आ चुका है। नाउ एक छोटा सा और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, एंड द क्वेश्चन इज द कैपिटल ऑफ यादव डायनेस्टी वॉज। जो कैपिटल है यादव डायनेस्टी की वो कौन सी हुआ करती थी, जरा बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। वरंगल, कल्याणी, देवागिरी या फिर विजयनगर। फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दो। और इसी के साथ में हम लोग करते हैं आज के अपने इस न्यूज़पेपर एनालिसिस के सेशन को समाप्त। और छोटी होली की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं कल फिर से एक बहुत धमाकेदार सेशन में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।